जरा ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਸਭ ਲੋग ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ। गुड आफ्टरनून जी। और पीके जी का भी स्वागत करते हैं। पीके जी रेडियो YFM 91.9 से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम जी। Thank you very much, Idris and very good afternoon to all our listeners. Good afternoon, sir. Next call जी, गिरीश जी, तुसी ऑन दे रहो। गिरीश जी, go ahead। इद्रिस जी नमस्कार जी। नमस्कार। इद्रिस जी, आपको याद होगा 2-3 साल पहले जब मैंने इमिग्रेशन पे पहले सवाल उठाया था तो मेरी क्लास लगाई गई थी कहीं पे, राइट? कहा था कि वो एक इमिग्रेंट आता है, वो 3 जॉब क्रिएट करता है। तो अगर सबर अल साहब और मुंगा जी ने अगर वो पहले 15 मिनट पहले अगर वो सुना हो बात तो उससे कुछ उनको जवाब मिला होगा जी, लोग कितने क्या हालत। मैं उसका जवाब दे सकता हूँ सर। अभी भी उसी बात में मैं स्टैंड करता हूँ कि हमें इमिग्रेशन की बहुत जबरदस्त जरूरत है। हम सिर्फ रिलेशन के बारे में अगर कहते हैं कि इमिग्रेशन ना आए तो मैं अपनी मूर्खता समझूंगा इसके अंदर। हमें ऑन द होल हमारी कंट्री को इमिग्रेशन की बड़ी सख्त जरूरत है। लेकिन अब मुंगा जी आप बोल दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस रेट से चल रहा है जी वो रेट भी ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है जी, गिरीश जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कम है सर। बात यह है कि यस, ये क्या कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये आपने सुना होगा, बड़ा पुराना हमारे उपदेशों में भी लिखा हुआ है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ये जो आए हैं ना, ये अपने आप ही इनकी वजह से जब डिमांड उठेगी तो अपने आप ही सप्लाई आएगी। अब सप्लाई के बारे में भी आगे चल के बात कर लेंगे, जिस हिसाब से एग्रेसिव गवर्नमेंट चल रही है। पर इसकी ऑन द होल हमारी कंट्री को बहुत सख्त जरूरत है। जी मोगा साहब, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल गिरीश जी, आज की डेट में अगर हम इमिग्रेशन बंद कर दें तो और आने वाले जो आगे 10 साल होंगे ना, 10 साल में हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने टैक्सेस नहीं आ रहे होंगे जितने हमारे पास रिटायर्ड लोग हैं जिनकी पेंशन देनी है, उनके हेल्थ केयर सिस्टम को देखना है। तो आप लोगों के टैक्सेस भी डबल हो चुके होंगे अगले 10 साल में, ये मान के चलिएगा। क्योंकि हमें लोग चाहिए जो यहाँ पे काम कर सके, टैक्सेस दे सके, हेल्थ केयर पे कम लोड हो, उनके यंग लोग आए हमारे पास ताकि वो हेल्थ केयर के ना छेड़े अगले 10-20 साल। पहले क्या हो रहा था हमारे साथ? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ जो पहले जो 10-15 मिनट पहले जो बातें चल रही थी वो एक लॉजिकल हम बात कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर कोई कह रहा है एक एस्पेक्ट था फिर वो रियल एस्टेट का, दैट्स ऑल। वो सिर्फ रियल एस्टेट का एस्पेक्ट था, दैट्स ऑल बस। लेकिन ये मान के चलिए सर, हमारी इकोनॉमी में इस वक्त 65 के लोग ज्यादा हैं, एज से ज्यादा, और 18 से कम है। सो हमारी कंट्री में जिसको हम ग्रे शिफ्ट बोलते हैं, मैंने पता नहीं कितनी बार ये लाइन यूज की है, वो शुरू हो चुका है, उसको खत्म करना है। इंडिया क्यों बार बार अपने आप को हम कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, सारा कुछ होता जा रहा है, सारा कुछ इंडिया के लिए पॉजिटिव है? क्योंकि उनके पास यंग जनरेशन है, उनके पास यंग लोग बहुत हैं जो काम कर सकते हैं, उनके पास बूढ़े इतने नहीं है। हमारे पास बूढ़े की जो वर्ड होते हैं ना, ओल्ड मैन जो है, जो उनको संभालने वाले ही कोई नहीं होगा आगे सर, उनको संभालने वाले ही कोई नहीं होगा आगे। तो अगर आप ऊपर से बैठ के देखें ना सारी रिपोर्ट्स को, हमें अंदर बैठे हमें लगता है लाइक अगर हमने नहीं कुछ किया, नहीं पता ज्यादा, तो हम कहते हैं ये और कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं, हम बातें कर सकते हैं बैठ के। लेकिन जब आप ऊपर से टोटलिटी में देखते हैं ना, जब आप पूरी रिपोर्ट देखते हैं, पूरी जनरेशन देखते हैं, कैसे इकोनॉमी चलेगी अगले 4-5 साल, प्लान कैसे करें, ये हेल्थ केयर कैसे प्लान होगा, कितने टैक्सेस आएंगे, जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो यस, हमें लोग चाहिए जो यहाँ पे आके काम करें, जो यहाँ पे आके टैक्सेस भरें, ये चीज। लेकिन सर एक चीज और बोलना चाहूंगा, गिरीश जी आप जरूर बोलिएगा, हम बिल्कुल सुनेंगे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर, एक्सपेंशन इसी को कहते हैं। मुझे याद है 2-2.5-3 डेकेड पहले मिसा को हम कहते थे दूर है, बाहर है, कौन जाएगा वहां पर। अब नियाग्रा भी दूर नहीं है, अब बेरी भी दूर नहीं है, अब लिंडसी भी दूर नहीं है, अब किंगस्टन भी दूर नहीं है, बल्कि ऑटवा भी दूर नहीं है, अब तो ऑशवा भी, सॉरी नॉट ऑटवा, ऑशवा भी दूर नहीं है। ऐसे ही शहर बढ़ते हैं, ऐसे ही सब कुछ होता है। वही मैंने जो पहले कहा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो गिरीश जी आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया और यहाँ में तो बड़ा फर्क है ना। वहाँ तो ना गर्म पानी चाहिए, ना ठंडा पानी चाहिए, ना गर्म हवा, ठंडी हवा, कुछ नहीं चाहिए। वहाँ तो नॉर्मल सी बंदा जी सकता है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ चाहिए ना, गाड़ी भी चाहिए, वहाँ बिना गाड़ी के भी बात बन जाएगी ना। ये थोड़ा सा चलो ये तो हो गया, पर जापान से तो कंपेयर कर सकते हैं ना, फिर जापान में क्यों ऐसा हो रहा है फिर? चलिए ठीक है, चलो इंडिया को तो छोड़ दो, जापान से तो कंपेयर कर सकते हो ना सर आप। जो मेरा सवाल यह है कि जिस रेट से जो क्वालिटी का काम हो रहा है, एनीवे
चलिए दूसरा ये, अच्छा मोगा साहब आपको याद होगा मैं दिसंबर से कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो राइट, तो थोड़ा काबू में आ जाए। देख लिया ना, अब तो एक ना एक दिन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, कब तक बचेंगे ये बताइए। नहीं कोई हर्ज नहीं है, आप बिल्कुल आप कह रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दवाई इकट्ठी दे दी जाए एक झटके। उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे देनी होती है ना, वो सरकार ने उन्होंने कहा था कंडीशनल पॉज लगाएंगे, लेकिन लोगों ने तो हल्ला मचाना चालू कर दिया ना, बस रुक गया है अब कम हो जाएगा। अब फिर देख लो क्या बढ़ गया राइट। हाँ वो तो कंडीशनली पॉज है, अभी भी कंडीशनल है, अभी भी सेम कह रहे हो कंडीशनली पॉज है। तो पहले भी कहा, कभी उन्होंने फॉर्म तो खाई नहीं, हम अपना अंदाजा लगा रहे हैं बस। मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया हूँ, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। होता क्या है, आप ये कह रहे हैं कि इकट्ठा बढ़ा के सारा कुछ कोलैप्स कर दिया, वो कोलैप्स करने वाली बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी स्पीड बम्प दे रहे हैं, थोड़ा करके, ताकि वो रोक सके हम उसको, ना कि हम उसको एक जगह पे खड़ा कर दें। गाड़ी को हमें रोकना है धीरे और स्लो करना है, मतलब रोकना नहीं है। अगर आपके हिसाब से चला जाए तो हम तो उसको एक रेगिस्तान में खड़ी कर देते, उसके टायर बिल्कुल इस तरह से धसा देते कि उसको रेत में कि हम दोबारा निकलने लायक ना रहे। अच्छा, तो हमें धीरे करना होता है ये सारी चीजें। हाँ। जब आप धीरे करते हो, अब ठीक है आप बढ़ा है थोड़ा सा, 4.4 पे चली गई है 4.3 से, लेकिन अब मैं तभी तो कह रहा हूँ 50% पिछली मीटिंग में ही वो, जब मैंने पिछले वीक जब बात की थी, मैंने आपको बताया था 28 अप्रैल को जो रिपोर्ट बाहर आई थी पिछले इंटरेस्ट रेट की, क्योंकि अपनी जो मीटिंग होती है बैंक ऑफ कनाडा, फिर उसके मिनट रिलीज करते हैं वो सारा कुछ, तो उसमें वो एक्चुअली कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि पिछली बार में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए। दे वर डिस्कसिंग ऑन दैट, तो उसमें पूरा प्रॉपर है। तो अभी तभी तो आज डेविड रोजनबर्ग और ये जो CIBC के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने दे इकोड इट कि यस हो सकता है कि इनको बढ़ाना पड़ जाए, क्योंकि अब ऑड्स आर टिल्टिंग टुवर्ड्स दैट। लेकिन अभी भी कोई ये नहीं कह रहा कि 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी तो एक और रिपोर्ट बाकी है, 31 मई की GDP की रिपोर्ट बाकी है, हम वो भी देखना चाहेंगे। अच्छा मोगा साहब, जनवरी के महीने से आज 5वां महीना चल रहा है, आपको कहीं पे कोई सेक्टर कुछ स्लो होता हुआ नजर आया है? सारे सेक्टर ही स्लो है सर इस वक्त। तो आप कौन सा सेक्टर ले, आप सबसे पहले तो हमारे ट्रांसपोर्ट को ही ले लीजिए, इतने लोग हैं इस इंडस्ट्री में, सभी कह रहे हैं कि ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो हो गई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा सा स्लो होता जा रहा है। आप देख लो, ये आजकल आप मॉल्स में गए हो कभी पिछले दिनों से, सैटरडे संडे को छोड़ के, पहले तो मॉल्स ऐसे भरी रहती थी, खाली पड़ी हुई है मॉल, लेकिन लोग खरीद ही नहीं रहे, कपड़े नहीं खरीद रहे, टीवी नहीं खरीद रहे, चीजें शुरू हो गई नहीं, लेकिन तो 4.4 पे बैठे हुए हैं, 8.8% से नीचे आ चुके हैं। मोगा साहब, मैं तो आपकी बात सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे सड़कें पूरी भरी दिख रही हैं, बसेस पूरी भरी हैं, इवन गो स्टेशन पे भी लाइन अप लगी है। काम करने वाले लोग हैं ना, वो तो सर घर के अंदर थोड़ा बैठ जाएंगे सारे, रजाइयों के तो सो जाएंगे, वो शॉपिंग थोड़ी कर रहे हैं, बसेस में बैठे हुए जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, आ रहे हैं सारे। तो सरकार तो स्लो करना चाहती है ना मोगा साहब, सरकार तो थोड़ा इकोनॉमी को स्लो करना चाहती है ना। यस, वी आर ट्राइंग टू डू दैट। सरकार नहीं करना चाहती, सरकार तो कहती है ऐसी चलती रहे। नहीं, गवर्नमेंट, सॉरी, बैंक ऑफ कनाडा। हाँ, बैंक ऑफ कनाडा करना चाह रहा है, तो कुछ हो तो नहीं रहा ना स्लो होगी बैंक ऑफ कनाडा, कुछ स्लो तो हो नहीं रहा ना, वैसे लग नहीं रहा ना सर। नहीं सर, ये तो कोशिश कर रहे हैं सर। 8 महीने की रिपोर्ट देख लीजिए, पिछले हर महीने हम कभी 40,000 जॉब क्रिएट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। इंटरेस्ट रेट इसी वजह से तो बढ़ाया गया था कि उसको रोका जाए। अब ये बैंक ऑफ कनाडा के लिए प्रॉब्लम बनती जा रही है कि जॉब भी इतनी क्रिएट हो रही है, तो वो भी एक मुद्दा है। ये हाउसिंग प्राइसेस भी एक मुद्दा बन गया है अब उनके लिए, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम। इंटरेस्ट कॉस्ट 28.5% इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है इन्फ्लेशन के अंदर, बहुत बड़ा 28.5% सर, गिरिजी कोई मजाक नहीं है। 28.5% इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाना, वो भी इन्फ्लेशन धक्का मार रहा है। तो मोगा साहब, हाँ जी, मोगा सबसे बड़ा खर्चा तो ये इंटरेस्ट और रहने का एक किराया, रेंटल, यही है ना, तो इसको क्यों नहीं काबू में करते सर? इसको कैसे काबू किया जाए? हाँ जी, जो मल्टीपल ऑफर करके इसका प्राइस बढ़ाया जा रहा है, राइट? मल्टीपल ऑफर आप और मैं तो कर रहे हैं गिरिजी, तो कौन कर रहा? सरकार ट्रूडो आगे बैठे हुए हैं यहाँ पर, या मैकलन आगे बैठे हुए हैं? आप और मैं तो कर रहे हैं भाई, हम दोनों भाई तो कर रहे हैं कि एक मकान आ रहा है, हम 16 लोग वहाँ जाके बैठ जाते हैं, फिर हम बोल रहे हैं जी कोई थर्ड फोर्स थी बहुत तगड़ी जिसने आगे कर दिया, हम वहाँ पर लाइन में खड़े हुए सारे, आप और हम जैसे भाई वहीं पर खड़े हुए हैं। एक ऑफर, एक लिस्ट आ रही है, उसमें 14, 15, 16, 18, 20 लोग लेने वाले खड़े हैं, और यही वो रोकना चाहते हैं, यही वो रोकना चाहते हैं। तो उनको सरकार पकड़ती कि नहीं है कि भाई तुम्हारे पास पकड़ती है? मतलब मैं अगर कुछ लेना चाहता हूँ तो मेरे को सरकार पकड़ लेगी कि क्यों ले रहे हैं तू?
सीआरए ऐसा रूल क्यों नहीं बनाता जी? उनको ब्राउन लिफाफा भेजो कि पूछो भाई तुमने इतना प्रॉपर्टी लिया, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे? अरे वो अप्रूवल के बाद ही ले रहे हैं ना गिरीश जी। हम किसी और टॉपिक में चले गए, मतलब तो ये तो डिफरेंट टॉपिक हो गया कि लोग कहाँ से कागज बना रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं। मेरे पास कभी आगे गिरीश जी बैठिए, मेरे पास एक दिन बैठिए और आप सुन के हैरान हो जाएंगे जब मेरे साथ बैठेंगे। मेरी एवरेज 6 से 7 इंटरव्यूज मीटिंग्स होती हैं। जरा आगे बैठिए और मैं बताता हूँ, जब मेरे साथ मेरे असिस्टेंट बैठता है या मेरे एजेंट बैठते हैं, दंग रहते हैं। इन्वेस्टमेंट करने वाले कैसे आते हैं? 2.3 मिलियन का घर है जी, ओके जी, मॉर्गेज कितनी है? 0 है जी। अब बताओ उसको सरकार इन्वेस्टमेंट करने के लिए रोके कि बैंक भी नहीं मना करेगा उसको, बैंक उसको बिना कुछ देखे कहेगा ले लो, क्योंकि हम अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं आजकल 5 से। उससे अगर कम मॉर्गेज है तो आपको मिलेगी, उसकी 0 इनकम हो तो भी 5 से मल्टीप्लाई करो फिर भी 0 मॉर्गेज है, क्योंकि मॉर्गेज ही 0 है। वो आगे ये लोग अभी निकले हैं बाहर जब उन्होंने प्रॉफिट देखा तो ऐसे आते हैं। सर 4,70,000 फैमिली की इनकम है और वो उनके इनकम के हिसाब से छोटे से मकान में बैठे हुए $9 लाख के मकान में और 0 मॉर्गेज है। उसको सरकार या बैंक मना कर देगा लेने के लिए इन्वेस्टमेंट? यस, आटे में घुन भी पीसते हैं, ऐसे भी हैं जिनको मेरे ऑफिस से बाहर निकलना पड़ता है। थोड़ा बेइज्जती नहीं करता, बस रिस्पेक्टफुली निकाल देता हूँ कि सारे कागज बना के ये कर दो वो कर। मैं तुम कल जगह आगे बैठ के भाई बाहर निकलो, कहाँ आगे चाय पियोगे बताओ, तुम कल जगह आगे बात कर रहे हो। तो फिर उनको सरकार पकड़ने के लिए हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि उनके लिए सीआरए का ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सीआरए से रिपोर्ट आए, पर वो कितने हैं? बहुत ज्यादा कम। और एक बात और बताऊं, ये वो लोग हैं जो इधर उधर से पैसे उठा के 20% तक ले आते हैं, 20% डाउन पेमेंट, ताकि सीएमएसई तक बात ही ना जाए, क्योंकि सीएमएसई में जब बात जाती है तो ऑडिट शुरू हो जाता है, तो बैंक के अंदर ही मिली भगत हो जाती है, क्योंकि 20% डाउन देने के बाद इंश्योरेंस नहीं होती, तो बैंक के अंदर ही मिली भगत हो जाती है। आपने रिपोर्ट पढ़ी थी ना 2 महीने पहले जब वीडियो बना था, जब वो आरबीसी का बंदा पकड़ा गया था। बैठे हुए ना किंगस्टन जेल के अंदर बैठे हुए ना सर, और पूरा आरबीसी ने इतनी सख्ती कर दी। ये होता है ना, ये तो कह नहीं सकते ना कि मैंने ताला लगाया तो तूने चोरी क्यों करी। अरे चोरी करनी है ताला लगाने के बाद भी। सीआरए क्यों नहीं पकड़ती? इतने सॉलिड लोग बैठे हुए हैं, इतने सॉलिड लोग अभी भी बैठे हुए हैं जो अब सोच रहे हैं कि हमारा पैसा काम पे लगाओ इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद। और जो लोगों ने सॉलिड है, जिन्होंने कुछ पैसा दे रखा है, वो खुश है इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे। कहाँ उनके पैसे के ऊपर उनको 1.25%, 1.5% मिलता था, आज बैंक ही उनको 5% दे रहा है बॉस। तो इसीलिए हमको दोनों एस्पेक्ट देखने चाहिए बजाय एक एस्पेक्ट देखने के। ओके, सॉरी, वो एक लास्ट क्वेश्चन होगा। जब ये कुछ एयरलाइन के स्टॉक है, कुछ बॉटम से लिए थे, इनका क्या फ्यूचर है? जो यूएस के 2 एयरलाइंस कंपनीज हैं, तो ये लोग तो डिविडेंड भी नहीं देते हैं, तो इनका क्या आप कुछ होल्ड करते हैं? इसके बारे में बता दीजिए। थैंक यू सो मच। डिपेंड करता है सर आप कौन सी एयरलाइन पे, अगर उनका यूनाइटेड एयरलाइंस एंड तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी जो ट्रैवल है बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर आपने नोटिस किया हो पिछले दिनों जिनकी जितनी भी गाइडलाइंस आई हैं, आगे वाले जो इनकी बुकिंग्स चल रही हैं, चाहे एयर कनाडा कोई उठा लो आप, इन सब की जो गाइडलाइंस आई हुई है काफी अच्छी आई हुई है, क्योंकि बुकिंग्स इनके पास चल रही है। सो डिविडेंड कई बार ऐसी चीजें होती हैं सर, सिर्फ डिविडेंड को नहीं देखा जाता। अगर शेयर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और आपका कभी बेचने पे आपको कैपिटल गेन अच्छा हो सकता है, डिविडेंड लेने की बजाय आप उस टाइप के शेयर में जाते हो। मैं बहुत टाइम ऐसे करता हूँ इन्वेस्टमेंट में, जहां पे हो सकता है डिविडेंड ना आ रहा हो, लेकिन अगर मुझे ग्रोथ अच्छी दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि ये शेयर जो है अगले 1 साल में 20% या 10% ग्रोथ कर जाएगा, तो मैं डिविडेंड छोड़ के उस टाइप पे चला जाता हूँ। सो अभी तक एयरलाइंस की जो गाइडलाइंस है अभी तक ठीक है। आई थिंक एयरलाइन विल मेक मनी दिस ईयर। ओके जी, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। अगली कॉल बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट कॉल जी। हाँ जी, हामिद जी तुसी आंदे रहो। हामिद जी तुसी हो, फिर हरजिंदर, फिर हामिद जी, फिर हरजिंदर मान साहब, फिर तजिंदर जी, बारी बारी। हामिद जी को है। हाँ जी, पंकज साहब से मेरा ये सवाल है कि ये कब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी और कब तक ये 2% जाएगी? क्योंकि जो इकॉनमी का हाल है, क्योंकि मैं भी ट्रांसपोर्टेशन से बिलोंग करता हूँ, भाई ये काम तो बहुत स्लो है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, चीजें करेंगे, तो फिर तो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना जुलूस निकल जाएगा। तो अगर बाद में भी इन्होंने वो क्या इंटरेस्ट रेट कम करके इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है, तो फिर अभी से इतना क्यों कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ही जीरो कर दें और फिर बाद में इनको फिर इन्फ्लेशन करनी पड़े और फिर वही हम गियर 1 पे वापस आ जाए? तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन मुझे करें। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ तक, अगर इतना कुछ करके इकोनॉमी बहुत स्लो हो जाए, फिर जारी बात इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, तो फिर उस टाइम जब इन्फ्लेशन होगी तो
फिर ये सारा करने का क्या फायदा है? मुझे थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करेंगे? जी बिल्कुल करूंगा मैं इस चीज को क्लियर। ये बात बहुत अच्छी लगी वैसे सर, आपने बहुत अच्छा आपने बोला, वेरी गुड, अच्छा लगा बिल्कुल आपकी सोच। जी जी, वेरी नाइस क्वेश्चन सर। सर एक्चुअली क्या होता है कि हर बार नहीं आती ये इन्फ्लेशन, हमारा जो रीजन बना था स्टार्टिंग में वो सप्लाई एंड डिमांड की वजह से था, कोविड की वजह से। बाहर दुनिया में जहां से भी हम इम्पोर्ट कर रहे थे या यूएस इम्पोर्ट कर रहा था, बाकी कंट्रीज भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रही थी, वो जगह अफेक्ट हुई थी। तो बड़ा गैप आ गया था, वो 6 महीने साल का गैप आ गया था, जिसकी वजह से चीजें उठनी शुरू हो गई थी, महंगी होनी शुरू हो गई थी। तो वो एक गैप, अभी तक हम उसको, गैप तो क्लोज हो गया है, सप्लाई एंड डिमांड काफी क्लोज आ गई है, लेकिन उस चक्कर में जो रेट बढ़ गए वो रेट अभी नीचे नहीं आए, क्योंकि जिन कंपनीज ने रेट बढ़ा दिए थे उन्होंने फिर सैलरीज भी बढ़ गई, लोग भी हायर हो गए, उन्होंने भी अपने खर्चे बढ़ा लिए। तो उन्होंने अपने खर्चे बढ़ा लिए तो उन्होंने अब वो रेट नीचे नहीं ला रहे हैं क्योंकि उनके खर्चे बढ़े हुए। अब या तो वो कंपनीज ले ऑफ शुरू करें, ले ऑफ तब शुरू करेंगी जब तक आगे डिमांड खत्म होगी। अगर डिमांड बनी रहेगी तो उनको ले ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको लोग चाहिए वो काम करने के लिए। या उनकी जो सैलरी, पिछले दिनों जो वेज इंक्रीज गई है सर, 5% की वेज इंक्रीज है एक साल के अंदर, विच इज वेरी हाई, क्योंकि इन्फ्लेशन से भी ज्यादा चली गई है, अभी 4% के करीब बैठे हुए। तो हो क्या रहा है, ये गैप अभी तक जो बना हुआ था वो गैप अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। सो गैप को ठीक करने का तरीका यही होता है कि लोगों के हाथ से पैसा खींच लिया जाए। कंपनी के, आप एक इंडिविजुअल, हम एक इंडिविजुअल तौर पे सोच रहे हैं सर, लेकिन आप बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को देखिए जिनके इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। ऐसी कौन सी कॉर्पोरेशन है, कौन सी कंपनी है जो लोन्स नहीं लेती है बैंक से, या कमर्शियल लोन नहीं है उनके पास, कमर्शियल मॉर्गेज नहीं है, या बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने लोन के लिए, उनका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा। तो कॉर्पोरेशंस को भी नुकसान हो रहा है इस चीज में। लेकिन उनके आगे अभी जो सामान बेच रहे हैं वो कई सेक्टर ऐसे हैं, उनकी डिमांड अभी तक बनी हुई। तो डिमांड बनी हुई है तो वो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के हम उस डिमांड को खत्म करने की कोशिश किए जा रहे हैं। यस, अभी 4.4 पहुंची है आज। अगर बैंक ऑफ कनाडा चाहे तो दोबारा से शुरू कर सकता है बढ़ाने का रेट, ये उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनको अपना एक टारगेट जो है वो 2% का टारगेट नेक्स्ट ईयर एंड तक है, लेकिन 3% लाने का टारगेट ये समर का है। हाँ, ये अभी रिपोर्ट में कहा है, अभी तो इन्फ्लेशन जो बढ़ी है उसमें तो कहा है उन्होंने ये बात, आप वाली बात एग्जैक्टली यही मैंने पढ़ी। यस यस, बेसिकली ये चीज है, अगर ये अगस्त तक 2% पे 3% पे नहीं ला पाते हैं तो इन्होंने अपने टारगेट को पूरा अचीव नहीं किया, उनकी रेपुटेशन खराब होती है उस सिचुएशन में। सो मुझे इसलिए ये सारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उठ के आ रहे हैं कि 50% ओड हो गए कि इसी 7 जून को बढ़ जाए, अगर नहीं बढ़ा तो 12 जुलाई की अगली डेट है उसके बाद, तो 12 जुलाई को तो वो बढ़ा ही देंगे अगर इसी तरह की इन्फ्लेशन रही तो। सो बेसिकली ये 3% 4.4 पे जाना एक झटका है इनके लिए, और जो हाउसिंग प्राइस बढ़ रहे हैं वो भी एक झटका है। अगर आप देखो तो पूरी रिपोर्ट पढ़े तो आप हाउसिंग प्राइस पे भी उनका नजर गई हुई है, क्योंकि वो भी इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, रेंटल भी इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो बेसिकली ये सारी चीजें उनके आगे एक प्रॉब्लम बन गई है, और वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का तरीका यही है, सबके हाथ से पैसा खींचना। सो वो एक चीज आने वाली है सर, कभी भी आ सकती है अगर इन्फ्लेशन इसी तरह स्टिकी रही हमारे लिए, तो इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़ने शुरू हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। और हाँ जी हरजिंदर मान साहब ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। हाँ जी बहुत ਵਧੀਆ प्रोग्राम ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू जी, थैंक यू, सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੇਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਲਾ ਲਓ ਡਾਊਨ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਦੀ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ। एक अनार 100 बीमार की करिए दसो मैनू, कार ही आंदा लाइना लगी लैन वाले दी, और हुण ते इन्वेस्टर घट है सर। हुण मैं एक बड़ा चंगा एक सिनेरियो जिहड़ा मेरे अगे नजर आ रहा है, मैनू बहुत चंगा लगना शुरू हो गया। जिहड़े बंदे बड़े बड़े ख्वाहिशां रखते सी ना, हुण वो भी आ गए ने, अच्छा जी कोई बात नहीं जी, हमारे को 6 लाख का ही कुछ छोटा सा टाउन ले दो, कोई बात नहीं जी, हम 1 घंटा ड्राइव कर लेंगे, कोई बात नहीं जी, हमें 7 लाख तक हम
45 मिनट ड्राइव कर लेंगे, हमें 4 कमरे की जरूरत नहीं, हम 3 ले लेंगे। हुणे साड़ी एक एजेंट हैगी कीर्ति अरोड़ा ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जरूरत ही एक नवी चीज कर देती है। तो हम लोग कहते हैं नहीं भाई नहीं ले पा रहे, छोटा ले लो। वो मेजॉरिटी ऑफ लोग इस तरह अपार्टमेंट में जाना शुरू हो गए, छोटे अपार्टमेंट में जाना शुरू हो गए, थोड़ा बाहर निकल। लेकिन हुण भी लोग ऐसे ने जो अड़े हुए ने, वो आएंगे वो भी रस्ते च। देखो सिंपल जी गल है, मैं बहुत ज्यादा लंबी गल नहीं, 25-30 साल पुरानी गल ही कर रहा, इससे ज्यादा पीछे नहीं आता। असं कहते सी न्यूयॉर्क के अंदर छोटे छोटे मैच बॉक्स के अंदर लोग किस तरह रहते हैं। जाके एक बार रहने की भी मैनू मौका मिला, वो हवा भरन वाले उन्होंने गद्दे रखे ने, हवा भरी ते लिटाता, आओ जी लेट जा, कमरा तो है नहीं जी। ते वो चंगे पैसे कमाने वाले सेम चीज साढ़े इतने शुरू हो गई। और सेम इंडिया च शुरू हो गई है सर। हुण इंडिया च असीं देख रहे हैं अपार्टमेंट का साइज छोटा होता जा रहा है, ते ऐ कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सानू आदतां पईयां ने। पंजाब इंडिया दी दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर वड्डे वड्डे फार्म हाउस या 2-2 एकड़ के अंदर साडे घर बने हुए, ते सानू चंगा नहीं लगता। साढ़े 2.5 एकड़ के अंदर मेरा मकान बना हुआ है 9000 स्क्वायर फुट का, और मेरा बेटा 410 स्क्वायर फुट के अंदर रहता जी जाके डाउन टाउन। अपनी अपनी अलग अलग गल है, यह चीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। और इसी तरह शहर बढ़ रहे हैं, इसी पर लोग बाहर जा रहे हैं, और यह जिंदगी की सच्चाई है सर। कुछ इन्वेंटरी अपने आप बनती जाएगी। हम देखो ना, हाउसिंग स्टार्ट बढ़ गए, हम बढ़ने शुरू हो गए, परमिट जल्दी जल्दी पास होने शुरू हो गए। उसके अंदर प्यारी सरकार ने पेनल्टियां लगाती हैं, काम शुरू हो चुका है, लेकिन इनू रफ्तार पकड़ने वास्ते भी टाइम लगेगा थोड़ा जिहा। हो कोई गल नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वर्मा जी। और हाँ जी तजिंदर जी, तुम आते रहो। तजिंदर जी। हाँ जी सर, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। हाँ, मेरा जी सवाल दोनों ਨੂੰ ਹੀ ਆ, एक्चुअली ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ सर। ਤੇ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨੋ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮੌਰਗੇਜ ਮਿਲੇਗੀ? ਚਾਹੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। मैं एक एग्जांपल दे रहा सीगा कि अगर उन्होंने मॉर्गेज जीरो है तो इनकम भी अगर जीरो है तो इट डजंट इफेक्ट। लेकिन कुछ इनकम होगी तो सारी इनकम उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाल चली जाएगी। प्लस जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंटल इनकम आ रही है वो भी तो काउंट हो जाएगी। वो भी तो मान लो एक रेंटल जो 4000 आ रहा है, 4000 का आधा 2000 से वो भी काउंट हो गया। प्लस अगर वो 50-60 हजार भी अगर इनकम ले रहे हैं, सारी उन्होंने इनकम इन्वेस्टमेंट वाल चली जाती है, क्योंकि घर के मॉर्गेज है ही नहीं। मान लो एक बंदे की इनकम सी मान लो $1 लाख, एग्जाम्पल दे रहा, और घर के उत्ते उन्होंने मॉर्गेज है $5 लाख, तो उन्होंने इनकम लेंडर वास्ते जीरो हो गई, क्योंकि उन्होंने इनकम जी है अपने घर की मॉर्गेज को टेक केयर कर रही है। इन्वेस्टमेंट वास्ते उन्होंने इनकम काउंट ही नहीं होनी। फिर सिर्फ रेंटल के उत्ते जाएंगे। अगर रेंटल 4000 की इनकम अगर अज्यूम होती है, उसके हाफ काउंट करो 2000, तो वो कहेंगे जी अगर $2000 जिन्नी मॉर्गेज ਨੂੰ कवर करेगा ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ मॉर्गेज देंगे। और 2000 वाले मान लो 3.5 लाख मॉर्गेज ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 2000 किस्त बनती है, तो कहेंगे जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 3.5 लाख देंगे। लेकिन अगर उन्होंने 5 लाख इनकम, 1 लाख इनकम और घर के मॉर्गेज जीरो है, तो $1 लाख उत्थे भी वो भी काउंट हो जाएगा। $1 लाख काउंट होने वास्ते $4.5 लाख भी मॉर्गेज काउंट हो जाएगी। तो 4.5 ते जो पहले काउंट किया सी जो भी 3.5, तो हुण उन्होंने 8 लाख मॉर्गेज मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वास्ते। 1 मिलियन की अगर उन्होंने बुक कर ली, 20% देता 8 लाख तो मॉर्गेज मिल जाएगी। इसकी कैलकुलेशन इस तरीके नाल होंदी है तजिंदर जी, ठीक है। लेकिन एक गल चलो मेरी गल थोड़ी याद आ गई सर, तुसी एक बार 1.7 मिलियन कर लिता सीगा, मैनूं पुरानी गल याद आ गई। हुण सब ठीक ठाक है ना, खुश होना, रेट रूट वध गया, यू आर हैप्पी सर? उस वक्त तुसीं डर रहे सीगे? नहीं तुसीं वाई वीडियो ते आके किया सी ना, इस करके मैं तुहानूं याद करा रहा कि उसको तुसीं डर गए सी, तो मैं कहा सी कर लिया वक्त चंगा आएगा, और वक्त चंगा आ गया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ਤੇ ਪੰਕਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਆਪਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਾਂ ਇਥੇਰੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੀਚਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰ। ਬਿਟਕੋਇਨ, ਇਥੇਰੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡ ਬੜਾ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000-2100 ਇਸ ਰੇਂਜ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 50,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 10,000 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ
डिजिटल करंसी नाल उस मार्केट से इन्ना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि करंसी तो असं वैसे भी यूज ही करते हैं, कनेडियन भी यूज कर ही रहे हैं, असं नॉर्मल लोग यूज कर ही रहने वाली। बिटकॉइन का जो यूज होता है वो बहुत ही अलग तरीके नाल यूज होता है। सर एक होर गल सुन च आ रही है भी जो डिजिटल डॉलर बनया ਉਹਦੇ ਤੇ बैंक ऑफ कैनेडा एक्सपायरी डेट भी लगाएगा, बड़ी कंट्रोल कर सकते हैं भी जे इन्नी तरीक तक तुसीं नहीं यूज किया तो एक्सपायर हो जाएंगे, ऐसी कोई गल हो सकती है? आई डोंट थिंक सो कि करेंसी तुसीं एक्सपायर कर सकते हो जी। किसी ने अगर हार्ड अर्न मनी मैं आज कमाई है और मैं उन्हें सेव करना चाह रहे हैं आपके बुढ़ापे वास्ते, अगर एक्सपायर हो जाएगी तो फिर उसका फायदा की है? So I don't think so. काफी है जी ना रूमर्स वगैरह चल रहे हैं, चलो जो आएगा फिर हम तुसीं खुद ही सोचो आज असी जो कमा रहे हैं आज तो कोई सेंस नहीं बन गई है, सेव करना चाह रहे हैं, सो अगर सेव ही नहीं कर सकते तो फिर स्टोरी एक किस्म का नेगेटिव इफेक्ट पाएगा फिर डॉलर पे। आई डोंट थिंक सो दे विल डू इट लाइक दिस। कुछ और चीज होगी या तो अगर होगी तो, लेकिन इस तरह एक्सपायर हार्ड अर्न मनी के भी एक्सपायर हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, अगला मैसेज हैगा जी, इन्होंने क्या हैगा कि प्लीज आस्क योर गेस्ट, नो डाउट कैनेडा नीड्स इमिग्रेशन बट इजंट इमिग्रेशन क्रिएटिंग chaos in society because our government is not doing enough to blend them in the society. What will be the future of Canada? People have safety and economic challenges too. जी बिल्कुल सहमत है जी, 100% मैं तो सहमत हूँ कि गवर्नमेंट की कर रही है, वेरी नाइस। इमिग्रेंट की हम लोड है, नो डाउट अबाउट इट, इन्होंने भी मान लिया, लेकिन गवर्नमेंट उन्होंने की कर रही है। यस, अगेन दिस गाय आई मस्ट सैल्यूट हिम, ही इज वेरी राइट। गवर्नमेंट घट कर रही जिन्हें गवर्नमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट वो कह रही आ जाओ आगे अपने अपने संभालो बस। कि इन्होंने एक कहावत बड़ी मशहूर हैगी कि गुरु जी चेले बड़े हो गए ने, वो कहते जी जिस भुखे मरन अपने आप दौड़ जाएंगे, वो वाली गल सरकार कर रही है मुझे लगता है। वैसे ये क्वेश्चन का आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ देना चाहिए साढ़े वास्ते नहीं हैगा, नहीं पर रियल एस्टेट प्रोफेशनल ने मैं इकोनॉमी या उससे टिपिकल पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ਤੁਹਾਡਾ रिप्लाई बनता है। बिल्कुल सरकार आई कर रही है कि गुरु जी चेले बड़े हो गए, कहते फिक्र क्यों कर रहे हैं, पुत्र भुखे मरनगे अपने आप दौड़ जाएंगे। तो यह सरकार वालों बड़ी बड़ी लापरवाही है, बिल्कुल ठीक कह रहे सर। नहीं मैं भी बिल्कुल सहमत हाँ जिदा पीके जी ने कहा कि और पंकज जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सही है, मैं बिल्कुल मैं भी ਇੱਥੇ अपना कॉमेंट कर देना है कि मनबीर साहब ने सवाल पूछा सी। मनबीर साहब बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ सवाल है, वैसे वर्ड उन्होंने क्या है ब्लेंड यूज किया, मैं ਇਹਦੇ ਲਈ वर्ड हमेशा यूज करता है इंटीग्रेशन। खैर वर्ड का चुनाव अपना कोई भी हो सकता है, कोई पर मतलब बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ठीक है। बहुत ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ पॉइंट हाईलाइट किया है कि ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 100% ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਏਜਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਸਿਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਥ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਜੌਬਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਗਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਸਰ ਨਾ ਪੀਕੇ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਪੰਕਜ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਲੀਡਰ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ। देखो मैं एक सिंपल जी गल कहांगा, मैं बाहर परचेज करनी है, कोई इंपॉर्टेंट घर खरीदना है या कोई इंपॉर्टेंट कोई कमर्शियल चीज लेनी है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट करना चाहता कि कोई ऐसा रियल एस्टेट एजेंट पकड़ लवा भाई भतीजाबाद दे विच या इनकॉम्पिटेंट, मैं वर्ड फिर यूज कर इनकॉम्पिटेंट बंदा मैं पकड़ ला, जो कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो मैनू गलत चीज लैके दे ਉਹਦੇ ਚ गलती रियल एस्टेट एजेंट की घट है तो मेरी ज्यादा है, क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट बंदा नहीं पकड़ सकिया। मैं हुण ਉਹੀ पीके जी को जावांगा, पीके जी ने 50 चीज़ां पहला मैनू सवाल पूछ लेने हैं कि भाई साहब तुसीं $100 का घर खरीद रहे हो, जेब च तुहाडी $5 है, युद्धवीर जी माइंड ना करना, अजे 2-5 साल बैठो जरा, जेब $5 है, $100 का घर लैन लगे हो, ठीक है, नहीं जाके बेसमेंट च रहो आराम दे नाल। इन्होंने मैनू, मैं कहा जी मैं तो बेसमेंट च तंग बड़ा हो रहा, लोग तो उत्थे घर लैके इन्वेस्टमेंट भी करी जा रहे हैं, मैनू पीके जी की नाराजगी होने लग पेगी कि मैनू बेसमेंट से खेली जा रहे हैं। नहीं सर मैं भी अपना घर लेना, पीके जी नहीं, ये भी तेरी $5 है, अजे सेव कर, सेविंग की आदत पा। इन्होंने मैनू लैक्चर सेविंग से देना है कि सेव तो क्योंकि मैं एजेंट कॉम्पिटिटिव बंदा लभ लिया, मैनू सही राह पा देना इन्होंने कि नहीं
ਤੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਹਜੇ, 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਤੇਰੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਹਜੇ 2-4 ਸਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ, फिर मेरे को आई। इन्होंने मैंने ऐसा सही रास्ता पाना है कि मैं सारी उम्र ठीक चलागा। एक मिनट युद्धवीर जी रोका, पता नहीं इस तरह लग रहा है जितना डीजा भी होता ना, मेरे को हुणे एक बच्चा सुन रहा होगा शायद कोई थोड़े प्रोग्राम में बड़ी छोकरा सुनता, साल पहले आया सीगा यंग बच्चा, मैं ना नहीं लांगा बिकॉज प्राइवेसी, उन्हें आके मैंने मेरे नाल यही गल की मंडे नूं आके मेरे नाल, और मैं उन्हें कहा कि नहीं तू घर नहीं लेना, कहता मैं दुखी हो गया बेसमेंट के अंदर 1 साल के अंदर रह के, मैं थोड़ा और दुखी हो जा, लेकिन पहले तेरी तवज्जो जी है वो जॉब वाल जानी चाहिए कि मैं कमावा किस तरह पहले ज्यादा, और मैं और मेरी वाइफ किस तरह कमान, तू घर दे पिछे पहले ही पै गया, तेरा ध्यान ते घर वाल चला गया और कमान पिछे गया ही नहीं है। वो बच्चा इतना खुश होके गया, और सुन रहा होगा तो मैं हिंट दे देना याद आ जाएगा उन्होंने, ही 39 ईयर्स ऑफ एज होएगा तो पिछे बिल्कुल रेडी होके कह दे एग्जैक्टली गल हुई है मंडे नूं सर जी। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही गल कर रहा ना, तो ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੀਡਰ कहता ਰੀਅਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ 5%, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬ੍ਰਿਜ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੱਕ ਦੇ ਬਸ ਕੰਮ ਚੱਕ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗਲਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਬੰਦਾ ਚੁਣੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, काउंसलर, रीजनल काउंसलर, मेयर, MP, कैबिनेट मंत्री जे इनकॉम्पिटेंट चुनेंगे तो फिर ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਫॉर एनी रियल एस्टेट नीड जस्ट एक नंबर याद रख लो, टेक्स्ट मैसेज बहुत होनी इमीडिएटली कॉल आती है, बेस्ट और फास्ट रिस्पॉन्स वास्ते टेक्स्ट मैसेज बड़ा जरूरी है। 647-299-4757 647-299-4757 मेरा नंबर है। 27 तारीख और 28 तारीख मैं 2 दिन दस रहा मई ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆ ਰਿਹਾ 27 ਔਰ 28 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਸੇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸਨੈਕਸ ਵੀ ਸਭ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮਿਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ, ਨਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਫॉर एनी रजिस्टर्ड नीड प्लीज कॉन्टैक्ट 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच युद्धवीर जी। थैंक यू सर। और गलबात ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फिर जारी रहेगी शाम ਨੂੰ चैनल वाई ਦੇ ਉੱਤੇ 6:30 ਵਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸਵਾਂ 6:30 ਵਜੇ ਹਰ ਵੈਨਸਡੇ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਤੋਂ 7 ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ का कोई सवाल पीके सब्रवाल जी और पंकज मोगा जी बड़ा ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੈਨਸਡੇ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਈ।